आजमगढ़ में पीएम मोदी की हुंकार, बोले परिवारवादी मोदी को कोस रहे, देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार। टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, नुसरत जहां को दिया टिकट, अधीर रंजन के खिलाफ लड़ेंगे यूसुफ पठान। उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, सीएम धामी ने 8,000 करोड़ की योजनाओं को दी सौगात। टनकपुर से देहरादून के बीच शुरू हुई नई ट्रेन सेवा, सीएम धामी ने किया सफर, यात्रियों से की मुलाकात। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे 5 आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख कैश बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को एक और ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से टनकपुर देहरादून ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद टिकट लेकर टनकपुर से खटीमा तक ट्रेन में यात्रा की। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रेन में कई यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि ट्रेन के संचालन से मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लोगों को देहरादून समेत अन्य स्थानों पर आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी देवाल पहुंचे, जहां उन्होंने देवाल कौथिग में शिरकत की। वहीं देवाल कौथिग का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। भगत सिंह कोश्यारी ने देवाल कौथिग के आयोजन की सराहना करते हुए कहा, मेले हमारी संस्कृति को सहेजे हुए हैं और हम सभी का कर्तव्य है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि देवाल से उनका पुराना नाता है और थराली विधानसभा सीट के लोगों ने आत्मीय रिश्ता भी है। वे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड के रूप में देखना चाहते हैं और अपने इस विजन को लेकर वो दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। मैं बग्गी बघाल, ये मेरा अपना घर का जैसा इलाका है। जब यहाँ देवाल से आगे कहीं मोटर नहीं होती थी, रोड नहीं होती थी, मैं बग्गी बघाल तक पैदल गया हूँ। मुझे हर मन होते हुए अपने तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ऊंची चढ़ाई, नीचे उतरना, ये सब मैंने किया है। और दूसरा ये कि यहाँ के लोगों का, देवाल हो, थराली हो, कपकोट हो, लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। और मुझे दलवीर दानों ने कहा कि मेला लग रहा है और आप आइए, तो मैंने यद्यप आजकल हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसी तैसी कोशिश करके यहाँ अपने लोगों के दर्शन करने आया हूँ। और मैंने सबसे पहले यहाँ इसलिए आया कि केशव सिंह ने जड़ी बूटी का काम किया था, कैप्टन ने। मैं उसके लिए 20 किलोमीटर पैदल गया था। तो आज मैं पूरे उत्तराखंड में केवल आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, लोग फल लगाए, सब्जी लगाए, सेब लगाए, मत्स्य पालन करें, दुग्ध पालन करें। हम नीचे जाकर के लखनऊ, दिल्ली, मुंबई 10-10 हजार रुपये में बर्तन मांजते हैं। मुझे लगता है कि हम यही वो सब काम करेंगे। अपनी जितनी सरकार इतना पैसा दे रही है, 80%, 50% सहयोग कर रही है, तो ये सब लखनऊ काम खड़े करें। इस दृष्टि से मैं आजकल सारा दौरा कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ मेला भी था, यद्यप मुझे कल आना था, लेकिन मैंने कहा कि धारचूला में भी पिछड़ा इलाका है, वहाँ भी बहुत प्रेमी लोग, उनका आग्रह था कि मुझे 8 तारीख को धारचूला ही रहना चाहिए। तो लोग काशी जाते और वहाँ तो पशुपतिनाथ जाते हैं, मेरे लिए धारचूला, देवाल, ये सब पशुपतिनाथ है, ये काशी है। तो यहाँ से हम लोग आए और आज सबके दर्शन होंगे। और सबसे यही निवेदन करूंगा कि मोदी जी हमारे प्रदेश को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। हम सब परिश्रम करें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और एक प्रकार से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं इसी विचार। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर देखने को मिल रही है। जहां सभी राजनीति पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई हैं, तो वहीं प्रशासन भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए कमर कस चुका है। उत्तराखंड में प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है। प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है और वोटों को जागरूक करने के साथ साथ बूथों का निर्माण और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बता दें, आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा है। चुनाव के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया गया है, क्योंकि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से और कराने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज एक, चूँकि हमारे पास CPMF भी आई है, तो फ्लैग मार्च ज्वाइंटली CPMF और हमारी थाना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके 2 मकसद है। एक तो ये है कि जो फोर्स बाहर से आई है, जिनको हमारे साथ चुनाव में काम करना है, वो इस एरिया, इस क्षेत्र के बारे में जान पाएँ और यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, तो इससे उनको सहूलियत हो जाती है। दूसरा ये है, एक स्पष्ट संदेश है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, शांतिपूर्ण होगा। कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या उसको प्रभावित करने का प्रयास करेगा या शांति को चुनौती देगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।
खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सिकरोड़ा गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उनके द्वारा गांव में स्थित दरगाह हजरत शाह रुकनुद्दीन साहब की मजार पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। वहीं ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ पुष्प वर्षा एवं फूलमालाओं से खानपुर विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा, सिकरोड़ा से उनका नाता पहले दिन से है। जब वे वहां चुनाव लड़ने आए थे और चुनाव जीतने के बाद सिकरोड़ा के लोगों ने मेरा भव्य स्वागत किया था और आज भी उनके द्वारा स्वागत किया गया है। उनके लिए अद्भुत और बेहद सम्मानजनक है। वहीं उन्होंने दरगाह की गिरी दीवार का निर्माण अपने खर्चे पर करवाए जाने की घोषणा की। मुसलमान हिंदू को खिला रहा था और हिंदू मुसलमान को खा रहा था, कोई किसी का व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम नहीं होता, उसकी इंसानियत बड़ी होती है। 30,000 मुसलमान हिंदू एक साथ इकट्ठा हुआ। नाता पहले दिन से जब मैं चुनाव लड़ने आया था और चुनाव जीतने के बाद जब सिकरोड़ा के लोगों ने मेरा भव्य स्वागत किया था तो अद्भुत था। 4 से 5,000 लोग यहाँ पर थे। तो मैं तो सिकरोड़ा को अपने परिवार की तरह मानता हूँ और ये भी मुझे अपने परिवार की तरह मानते हैं। आज यहाँ पर इन लोगों ने भव्य स्वागत किया और पूरा गांव यहाँ पर था और मुझे लगता है जो पिछली बार जिस प्यार और जिस जोश और जुनून के साथ मेरा स्वागत किया गया था, इस बार उससे कई गुना ज़्यादा था। तो मैंने तो यही कहा है कि बस अपने भाई, अपने दोस्त, अपने सहयोगी का साथ दीजिए, क्योंकि मैं तो बेटा हूँ इस गांव का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मेरे साथ रहेंगे और मैं इस गांव के साथ हूँ। इसके अलावा एक दरगाह शरीफ की दीवार गिर गई थी, उसका निर्माण कार्य शुरू होना था, वो कल सुबह से हो जाएगा। जी आपने वो मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है सिकरोड़ा वालों को। ये दोनों बहुत जरूरी कार्य है हमारे युवाओं के लिए। सिकरोड़ा के कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो वहाँ क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें। एक अच्छा यहाँ पर ग्राउंड इनके लिए होना बहुत जरूरी है, उसको बनवाया जाएगा। अगर मिल चुका था तो 109 करोड़ रुपए बकाया क्यों है? 109 करोड़ रुपए आज क्यों खड़ा है? 109 करोड़ अगर खाते में आया तो मिल चुका था तो वो है कहाँ? उसके मुझे बैंक की स्टेटमेंट जारी करें ना। किसान मुझे बताएं किन किन को पैसे मिले हैं। वो बोल रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, मेरा हक है किसानों की आवाज उठाने का और मेरी जिम्मेदारी है, मैं उठाता रहूंगा। और देखिए, किसानों में भी आजकल क्या है, कुछ लोग नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं बरगलाया गया होगा, कुछ समझाया गया होगा, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये उमेश कुमार जी ने मेरे ऊपर क्या। जब हाई कोर्ट में मामला लंबित है, आप हाई कोर्ट में जवाब दो ना इस बात का कि आपने 36 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। आप क्यों बीच बचाव की बात कर रहे हैं? जब 2016-17 में पैसा बैंक से जारी हुआ तो पैसा गया कहाँ? उसकी बैंक स्टेटमेंट जारी करें ना इकबालपुर शुगर। हिंदू निकाह में शामिल जब अभी हमने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जहां एक और कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है और भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार है। अगर इस लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए करेगी, जिससे देश के युवा पीढ़ी आगे बढ़ सके। हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। भारतीय भरोसा योजना, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां लंबित हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकार भरने का काम करेगी। पहली नौकरी पक्की है, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, जो IIT पॉलिटेक्निक किए हुए लोग जो डिप्लोमा करते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद 25 साल तक की उम्र उनकी होगी तो उनको एक साल में 1 लाख रुपए 8,500 रुपए प्रति माह मिलेगा।
पेपर लीक से पूरा देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तराखंड तो बदनाम हो चुका पेपर लीक में, तो उसको पेपर लीक को रोकने की पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। युवा रोशनी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिसमें 40 साल तक का युवा बेरोजगार अगर पहला बिजनेस शुरू करना चाहेगा तो उसको इस फंड से देश भर में मदद की जाएगी। गिग वर्कर्स, जो ये वर्कर्स पिज्ज़ा लाना या होम डिलीवरी का काम करते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये सर्दी, पाला, ओला कुछ भी हो, ट्रैफिक में जल्दी जल्दी ये अपने स्कूटर मोटरसाइकिल तेजी के साथ चलाते हैं और इनको हादसे का शिकार होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या रही, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम किया। उसी तर्ज पर केंद्र सरकार देश भर में इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए। इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे, पहले आपसे वार्ता हो जाए। इसलिए रखिए आपने कुछ मोटा मोटा बता दिया। बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे,
पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। किस लिए रखी आपने कुछ मोटा मोटा बता दीजिए। का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सरकार का कोई नुमाइंदा इन बातों पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह करते हैं और करने के बाद आईडी बाद में रखेंगे। पहले आपसे वार्ता हो जाए। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट 2025 दिसंबर तक पूरा करने का दावा रेल विकास निगम ने किया है और 2026 से यात्री ट्रेन से कर्णप्रयाग तक सफर कर सकेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस संबंध में रेल विकास निगम लिमिटेड के परियोजना निदेशक अजीत सिंह यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की और इस दौरान अजीत सिंह यादव ने बताया 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर लगातार कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 104 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 75 किलोमीटर की सुरंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य सुरंगों में खनन और खुदाई का काम तेजी से चालू है, जो 73% तक रेल विकास निगम की ओर से पूरा किया गया। और हमारी जो लंबाइयां हैं वो सबसे कम लंबाई जो है 200 मीटर है, सबसे कम लंबाई, और अधिकतम लंबाई 14.5 किलोमीटर। ये 73% हमारी खुदाई पूरी हो गई है। टनल एक्सकेवेशन का जो काम मुख्य होता है 73% हो चुका है। जैसा कि अभी CBM साहब ने बताया 2025 तक टनल खुदाई का कार्य पूरा हो जाएगा। की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। कोताही नहीं बख्शेंगे। कुछ हमारे कुछ पैकेजेस में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं। सर, जो प्लास्टिक से ग्रामीण तरह की दरारें आ रही है घर में, उसमें क्या कर रहे हैं?
जो भी दरारें आ रही हैं उसके लिए जो टीम गठित है, चारों डिस्ट्रिक्ट में टीम का गठन हो चुका है और टीम हर दरार को जाके देखती है, नापती है, पैसे का आंकलन करती है और एस्टीमेट के रूप में हमारे पास जिला प्रशासन से हमारे पास पूरे डिटेल्स आ जाते हैं और हम जो है उसको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अप्रूवल जो लगते हैं वो लेकर हम जो है उनका पैसा चेक जो है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मतलब जो प्रशासन से आता है उसको वैसे के वैसे। हरिद्वार में जंगल से निकलकर जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। जगजीतपुर के बाद आज आर्यनगर चौक के पास जंगली हाथी को टहलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो किसी स्थानीय निवासी द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी नीरज कुमार का कहना है हाथियों की आबादी में घुसने से रोकने के लिए गश्ती दल को अलर्ट किया गया। जहां कहीं भी हाथी घुसने की सूचना मिलती है तुरंत गश्ती दल द्वारा उन्हें बिना किसी नुकसान के जंगल की ओर खदेड़ दिया जाता है। हो गया। इसके लिए वन विभाग की टीम हमेशा सतर्क रहती है और अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक हमारा कांवड़ मेला जो है अभी चल रहा है और अंतिम चरण में है और इसमें भी हमारी टीमें लगातार जो कांवड़ वाला रास्ता है जहां पर कि बहुत बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं वहां पर कम से कम हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर 5-7 किलोमीटर की दूरी पर हमारी टीमें तैनात हैं। उनके पास सारे संसाधन हैं हाथियों को दूर करने के। तो सामान्यतः यह है कि जब हाथी प्रवेश करता है तो उसको रोकने का पूरा प्रयास हमारे वन विभाग की टीम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हाथी अगर कहीं प्रवेश करता है किसी कृषि आबादी क्षेत्र में तो फिर उसको सुरक्षित जो है उसकी निगरानी की जाती है और सुरक्षित ताकि वो प्रातः के समय या किसी समय वन क्षेत्र में वापस हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। न तो किसी को श्रद्धालु को या किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचे और ना ही किसी जंगली जानवर जैसे हाथी को भी कोई क्षति पहुंच पाए, ये हमारा प्रयास रहता है। देश में एक बार फिर से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने शिव मूर्ति चौक पर भगवान शिव की पूजा की और केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा, गाय को हिंदू धर्म में देवी मां का स्वरूप माना गया है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की छवि होती है, इसलिए वो सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि आगामी 10 मार्च को सभी व्यापारी वर्ग गौ माता का पूजन करें और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग न पूरी होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड से माँ गंगा जी के प्रांगण से और महाशिव रात्रि के शुभ अवसर पर जो शंकर भगवान जी का अभिषेक करा है, ये प्रार्थना करी है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, दर्ज कराएं, क्योंकि सब भारतवासियों की अपील है। जो चारों पीठ के शंकराचार्य जी की एक मांग करी है सभी भारतवासियों से कि 10 तारीख 10 मार्च 10 बजे 10 मिनट के लिए सभी छोटे बड़े व्यापारी अपनी दुकान बंद करके गौ माता राष्ट्र माता का एक संदेश दे, भारत सरकार को ये जताए कि हमें राष्ट्र माता चाहिए। जो पहली सरकारों ने गलती करी है वो ये सरकार गलती ना करे, क्योंकि गौ माता में हमारे 33 कोटि देवता है और इस माता को राष्ट्र माता घोषित करे, ये हमारी मांग है। उत्तराखंड हरिद्वार से नहीं पूरे भारत से अभी हमारा आंदोलन शांत प्रिय है। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, बाकी तो ईश्वर परम परमात्मा मालिक है, हम आगे क्या करेंगे। हरिद्वार की जेआरपी थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या करने वाले सिरफिरे कातिल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में सो रहे एक युवक को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एसपी रेलवे सरिता ढोबाल ने बताया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र की सहायता से
आरोपी घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया, शराब की स्मेल आने से उसने युवक को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 और डीआईजी रेलवे की ओर से 5000 रुपए इनाम की घोषणा की गई। ये काफी हीनियस थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो एक सीसीटीवी कैमरा में एक व्यक्ति जो है अभियुक्त द्वारा इस विक्टिम के सर पर पत्थर से वार करना दिखाई दिया। इस चीज को लेकर के जो अभियुक्त है उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया गया और जो टीम है हमारी, जिसमें हमारे एसओजी आरपी हरिद्वार हो गए, हमारे इंचार्ज एसओजी और थाने के अन्य कर्मचारियों द्वारा जो है अभियुक्त की वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है उसकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई और उसके द्वारा जो है अपने द्वारा ये घटना करना बताया गया। उसके द्वारा बताया गया कि विक्टिम जो था, क्योंकि वो रास्ते पे लेटा हुआ था और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, इस चीज को लेकर के उसने पत्थर उठा करके उसके सर पर वार कर दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त घनश्याम जो है मथुरा का रहने वाला है और इसका क्रिमिनल लोग बैकग्राउंड अभी पता कर रहे हैं। विगत दिनों एक दुखद घटना सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग महिला के द्वारा लोन के लिए प्रयास करने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा उनसे संपर्क किया गया इजी लोन उपलब्ध कराने के नाम पर, और उक्त बुजुर्ग महिला को उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजा, जिसको स्कैन करने पर उनको बड़ी आर्थिक हानि हुई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, उनके साथ साइबर ठगी हुई और इससे वो इतने आहत हुए कि उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जागरूक रहें, किसी भी तरह के सस्ते लोन या इजी लोन का सहारा न लें। जो लोग इस तरह के आश्वासन दे रहे हैं और फिजिकली आप उनको नहीं जानते हैं, तो व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ऐसे लोग संपर्क में आ रहे हैं तो उन पर भरोसा ना करें। जो लोग फिजिकली एक दूसरे के टच में हैं, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उन पर विश्वास करना बेहतर विकल्प है, बशर्ते कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के संपर्क में आने पर उस पर विश्वास करने के। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी ही बचाव है और किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर संपर्क करें और घटना की सूचना दें। जितनी जल्दी आप सूचना देंगे उतनी त्वरित कार्रवाई होगी और आपके जो फ्रॉड में पैसे गए हैं उनको फ्रीज कराना आसान हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा। सर, क्या इस मामले में मुकदमा दर्ज वगैरह? इस संबंध में कोतवाली रुड़की में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पूरी कोशिश है कि इस घटना का सफल एवं त्वरित अनावरण हो और जो भी ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सट्टा किंग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 15 लाख की नकदी, सट्टा गैजेट व 11 मोबाइल बरामद किए गए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र ने बताया, अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में ऑनलाइन सट्टे का बड़ा कारोबार चल रहा है, जहां मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सीओ ऑफ सुमित पांडे के नेतृत्व में एक मंडल पड़ाव और एसओजी की ज्वाइंट कार्रवाई में एक हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा सट्टा पकड़ा गया है, जिसका मोडस ऑपरेंडी ऑनलाइन था। इसका एक बैटिंग ऐप भी था, जो कि इसकी सरगना मनोज गुप्ता द्वारा बताया गया कि उन्होंने ऑनलाइन परचेज भी किया उसको, और ये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन चल रहा था। इसमें पुलिस द्वारा 15,01,640 रुपये कैश भी बरामद किया है, 11 मोबाइल बरामद किए हैं और इसमें 3 सट्टा बुक भी बरामद हुई और 1 लैपटॉप भी बरामद हुआ। कई लोग काम करते हैं, सट्टे वैसे बड़े काम करते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है और एसएसपी साहब के निर्देशन पर लगातार उस पर कार्रवाई होती रही है और हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। इवन जो इसमें जो इसका सरगना जो मनोज गुप्ता है, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में एनडीपीएस में वो जेल गया था और कुछ जानकारी ऐसे भी मिली है कि कुछ ऐसी ऑनलाइन साइट्स और भी चल रही हैं। जैसे कभी जानकारी में आया है कि महादेव ऑनलाइन साइट है इस सट्टे की,
उस पर भी पुलिस काम कर रही है और कुछ ऐसी ऑनलाइन साइटें और भी हैं, तो हम भविष्य में इस पर अच्छा काम करेंगे। इबादत का महीना रमज़ान हर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ख़ास होता है। रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत होने में बेहद कम समय रह गया है। अगर 11 मार्च की शाम चांद दिखाई दिया तो रमज़ान 12 मार्च से शुरू होगा, और अगर 12 मार्च की शाम चांद दिखाई दिया तो रमज़ान 13 मार्च से शुरू होगा। रमज़ान के ठीक एक महीने के बाद ईद मनाई जाती है। मुसलमानों के इस पाक और मुबारक महीने में दिन भर बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रहते हैं। ऐसे में प्रयागराज के बाजार सज गए हैं और लोग रमज़ान की खरीदारी में लग गए हैं। ये रमज़ान मुबारक का महीना साल में एक बार आता है। अभी जैसा कि मंडे या ट्यूसडे से चालू होगा रमज़ान, तो हम लोग पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे खजूर लेना है, रूह अफ़ज़ा लेना है, रोज़ा खोलने की सारी तैयारी कर लेते हैं। बहुत लोग कपड़ा भी खरीद लेते हैं, क्योंकि गर्मी और तब भी आ जाएगा तो दिन में निकलना अच्छा नहीं रहेगा, रमज़ान प्यास लगती है। इसलिए हम लोग रमज़ान के महीने पहले से ही एक हफ्ता पहले तैयारी शुरू कर देते हैं कि रमज़ान में सिर्फ रोज़ा, नमाज और ये सब किया जाए, कुरान की तिलावत किया जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत भीड़ बढ़ चुकी है। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो एक हफ्ते के बाद और भीड़ बढ़ेगी। तब तक याद बंद हो जाए, टुक टुक लोग पैदल ही चलेंगे। अभी गाड़ी ले जाना कितना मुश्किल हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग अभी खजूर है, ये जितना सब रोज़ा खोलने इफ्तारी का और सहरी का सारा सामान ये खरीदने के लिए आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मंजर उस्मानी है। माह रमजान के पाक महीने की शुरुआत में बेहद कम समय का वक्त रह गया है। ऐसे में प्रयागराज के बाजार जो है वो अब सज चुके हैं। हम मौजूद हैं शाहगंज इलाके में। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये मशहूर खजूर वाली दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो खजूर है वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बगल में दूध पीने की भी दुकानें हैं, सेवई की भी यहाँ पर आपको दुकान दिख रही होगी, शरबत की आपको दुकान दिख रही होगी। और जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। रमज़ान के पाक महीने की अगर हम बात करें तो 30 दिन तक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं और 30 दिन के बाद ईद का पर्व जो है वो मनाया जाता है। सुबह के वक्त जो लोग हैं वो उठते हैं, सहरी के समय उठते हैं और मगरिब का जब समय होता है, अफ्तार का जो समय होता है, तब जो रोज़ा है वो पूरा होता है। इस दौरान शाम के वक्त तरावी भी पढ़ी जाती है और कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स इन 30 दिनों में इबादत करता है तो करीब 70 गुना जो उसके सवाब हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो रमज़ान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है कि आपको दिख रहा होगा कि जाम की भी जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरह जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और माह रमज़ान के पाक महीने के इंतजार में लगे हुए हैं। पूरे दिन की अगर हम बात करें तो इबादत की जाती है, नमाजें पढ़ी जाती है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती हैं और जो लोग हैं वो अपने इसी तरह काम को करते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माह रमजान का इंतजार मुस्लिम समुदाय करने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट संत उपाध्याय के साथ सैयद आसिफ रज़ा पंजाब लाइव टुडे प्रयागराज। महोबा में लंबे समय से अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेली समाज ने रिकॉर्ड 36वीं बार प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर भेजे हैं। साथ ही बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा के 76वें जन्मोत्सव को बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1989 में स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा ने अलग बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की नींव रखी थी और तभी से बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। वहीं बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया, अगर बुंदेलखंड राज्य की मांग लंबे समय से चली आ रही है, अलग राज्य न बनने से यहाँ का चहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोगों का पैसा नहीं है। हम लोग अपने आंदोलन को अपने खून से सींच रहे हैं, प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन जो शंकरलाल मेहरोत्रा जी ने 1989 में प्रारंभ किया था, उनके अचानक 2001 में निधन के बाद उसमें थोड़ी सी धीमा हो गया था। उसको गति देने के लिए हम लोग अपने खून से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और शंकरलाल मेहरोत्रा के जन्मदिन को 9 मार्च को आज हम लोग बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस दिन बुंदेलखंड बने
तो वो तिथि आज की ही हो, 9 मार्च की हो, और उसमें जो है बुंदेलखंड हमारा बुंदेलखंड दिवस के तौर पर उनका जन्मदिन हमेशा मनाया जाए। शंकर लाल मेहरोत्रा जी ने जितना संघर्ष किया है, आज हम उनके मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उसके संघर्ष को जाया नहीं जाने देंगे, उनके सपने को, उनके मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। और इसीलिए हमारा नारा है, शंकर भैया तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। ताराजी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि एक सरकार न होने के कारण मांग अधर में लटक जाती है, लेकिन अब MP, UP और केंद्र में तीनों में एक ही सरकार है, उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो रही। ऐसी क्या समस्या आ रही है? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है, समय अभी जब आएगा तो बुंदेलखंड बन जाएगा। अभी उसमें तमाम पचड़े हैं, तमाम पेच हैं, और क्योंकि हम लोग आंदोलन उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से किसान आंदोलन अभी हुआ था, आप लोगों ने देखा, क्योंकि उनके पास हर तरह से साधन संपन्न हो। हम लोगों के पास कोई बैकअप इस तरह का नहीं है, तो हम लोग अपनी बात को अपने खून से सींच रहे हैं, अपने आंदोलन को सींच रहे हैं। और हमारी बात प्रधानमंत्री तक जा रही है, क्योंकि अभी जो लास्ट बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखे थे माननीय अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को, तो उसके बदले में हमारे पास जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था, और उन्होंने यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, और उन्होंने कहा भी कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करके एक PMO को जवाब भेजें और एक हमारे पास भेजें। तो इसका मतलब हमारे जो लेटर जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है, और वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तो पर इसका असर उतना प्रभावी नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। जहाँ तक हमारे सांसद जी की बात है, हमारे सांसद जी सब धांधली, भ्रष्टाचार व अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहने वाला महोबा जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, जहां गंदगी व फटी चादरें देखकर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे अपर निदेशक का पारा चढ़ गया और उन्होंने जिम्मेवारों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही सुपरवाइजर पर कार्रवाई के लिए संबंधित कंपनी को लिखित में सूचना देने के निर्देश भी दिए और CMS से भी स्पष्टीकरण मांगा। बता दें, जिला अस्पताल में लापरवाही व भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों को लेकर अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश मोहन ने अचानक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कागजी आंकड़ों की पोल खुल गई। यहाँ मरीजों को ने बाहरी दवाएं लिखने से पहले डिलीवरी तक कराने के एवज में पैसों की मांग का आरोप है। यहाँ की साफ सफाई के बारे में निर्देश दिया गया है। यहाँ की जो PSS कंपनी जो सफाई का ठेका है इसके पास, उसके सुपरवाइजर की व्यापक लापरवाही देखते हुए उस सुपरवाइजर को बदलने के लिए मैं लिखूंगा उनकी कंपनी को तत्काल, और उसके भुगतान में कटौती के लिए मैंने CMS साहब को निर्देश दिया है कि उस कंपनी को पूरा भुगतान न किया जाए। इसको CMS साहब से कहा गया है कि बराबर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी मैं शासन को लिखूंगा। और सर कैसी व्यवस्थाएं आपने पाई हैं सर? क्या वार्डों में सर मरीजों से कुछ वार्डों में चादरें गंदी पाई गई हैं और मरीजों को कुछ लोगों को कंबल मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, और बाहर की दवाएं भी मैंने देखी हैं मरीजों के पास उपलब्ध खरीद के लाते हैं। यहाँ के डॉक्टर लोगों की शिकायत मिली है कि बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं बड़ी मात्रा में, उस पर भी CMS साहब को निर्देशित किया गया है कि इस पर तत्काल रोक लगाएं। सर यहाँ पर जो मरीजों के लिए खाना बनता है सर, उस पर जो क्वालिटी बताया जाता है, क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता है बहुत ही, उसको मैं अभी लिखवा रहा हूँ जी। खाने सर जो तमाम लोगों के यहाँ इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह लगाते हैं, आपको जिनके तमाम लड़के इमरजेंसी में बाढ़ में भाग गए, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब भाग गए तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं उनके पर? मैं अगर देखता आप चले जाएंगे वो फिर आ जाएंगे दोबारा, कहीं ना कहीं मरीजों का शोषण हो रहा है। इसके लिए आप लिखित शिकायत भिजवाइए सर। CMS साहब को भी CCTV के सब कैद हैं। अच्छा, इसमें देख के आप कार्रवाई कर सकते, कौन इंजेक्शन लगा रहा, कौन क्या कर रहा, दवा लिख रहे, बार प्लास्टर चढ़ा रहे, पैसे ले रहे। नहीं, तो प्लास्टर के लिए शुल्क निर्धारित है और उसकी रसीद कटवाने के बाद सर वार्ड कैसे प्लास्टर चढ़ा सकता है? वार्ड बॉय कोई अधिकार नहीं, सहयोग करने का है कि वार्ड बॉय को पट्टी बनाएगा और पकड़ेगा, खींचेगा, लेकिन डॉक्टर के अंडर में ही, सुपरविजन में ही काम करना चाहिए। इसके लिए मैं CMS साहब को लिखित निर्देश भी दूंगा। सर दिल्ली में वार्डों का देश तमाम देखा जा सकता है, साफ देखा जा सकता है।
जी मैंने देखा है, बहुत ही गंदगी और बदबू के साथ मैंने आपत्तिजनक स्थिति पाई है। इसके लिए सीमा साहब से मैंने कहा है, उन्होंने कुछ अपनी समस्या बताई है ड्रेनेज का कि ढाल ऐसा वैसा है, लेकिन उसको पूरा करना चाहिए उनको, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। सर आयुष वाले डॉक्टर ओपीडी में कैसे बैठ रहे हैं? ये बात को धोबी नहीं